एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट के बारे में। ओके, यानी कि टॉपिक आज का क्या होगा? परीक्षणों के प्रकार। पिछली वीडियो में मैंने आपसे CCE डिस्कस किया। मैंने आपसे डिस्कस किया था असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परीक्षण के प्रकार, कौन कौन से टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं और कैसे एक टीचर इन टेस्ट को कंडक्ट करता है, सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस वीडियो से क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे आप उपलब्धि परीक्षण देख लो, अचीवमेंट टेस्ट, चाहे आप डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लो, चाहे आप रेमिडियल टेस्ट देख लो, हर एक यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनता है। स्पेशली अगर मैं रीट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीट, यूपी टेट, आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना आता हो। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, वो टीचर क्यों लेता है ना, क्योंकि इसको जान लेना ज़रूरी है कि परीक्षण होता क्या है, क्यों हम करते हैं परीक्षण, क्या यूज़ है परीक्षण का। तो एक टीचर परीक्षण लेता है बच्चों का मेजरमेंट करने के लिए। आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में आकलन, मूल्यांकन और जो मापन है उसके बारे में पढ़ा था। तो मापन जो है टीचर करता है, जो मेजरमेंट करता है, वो किसकी सहायता से करता है? एक परीक्षणों की सहायता से करता है। जब भी टीचर कोई परीक्षण करता है तो वो ये देखता है कि बच्चे को कितना आता है या कितना उसके अचीवमेंट क्या है, बेसिकली ये सारी चीज़ें। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूज़ के आधार पर, यानी उपयोग के आधार पर कौन कौन से हमारे टेस्ट पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उपलब्धि परीक्षण। सबसे पहला क्या है? उपलब्धि परीक्षण। तो पहले उपलब्धि परीक्षण को जानेंगे, उसके बाद हम अदर जो टेस्ट है उनको कवर करेंगे। ओके, सो उपलब्धि परीक्षण देखो कौन सा परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण होता है जहां पर टीचर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में बच्चे की प्रगति, बच्चे की कौशल, बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन करता है। क्या करता है टीचर? उपलब्धि परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है? ऐसा परीक्षण जो सत्र की समाप्ति पे लिया जाए और जहाँ पे टीचर बच्चों के सब्जेक्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर विषय, किसी एक क्षेत्र में क्या उसका ज्ञान है, क्या उसका नॉलेज है, उसको कौशल, अगर टीचर को ज्ञान, कौशल, इन चीज़ों को मापना है, समझना है, तो वो कैसा परीक्षण लेगा? उपलब्धि परीक्षण लेगा। आपको पता है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जब बच्चा किसी भी विषय को पढ़ता है तो आपको पता है उस विषय का एग्ज़ाम हमें देना होता है। हमने कितने एग्ज़ाम दिए? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। CBSE कराता है एग्ज़ाम। तो ये जो भी हमारे टर्म एंड असेसमेंट होते हैं, जो सत्र की समाप्ति पे किए जाते हैं, उन्हें हम उपलब्धि परीक्षण में काउंट करेंगे। उपलब्धि परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है? जो किसी भी पर्टिकुलर विषय में बच्चे के ज्ञान, कौशल और क्षमता को मापे, उसको जांचे, उसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण के बारे में हमने इतना जाना। अब हम देखेंगे कि ये उपलब्धि परीक्षण का जो चरण होता है वो कैसे होता है, मतलब स्टेप्स क्या है उपलब्धि परीक्षण के। अगर आप उपलब्धि परीक्षण लेना चाहते हैं तो वो उसमें कौन कौन से हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्यों का निर्धारण। क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। अगर आपको उपलब्धि परीक्षण लेना है तो आप सबसे पहले उद्देश्यों को निश्चित करेंगे कि आप जो टेस्ट ले रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी कि उद्देश्य पहले हम देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों की रचना करेंगे। आप एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके बाद आप प्रश्न बनाएंगे और प्रश्नों में आप कितने नंबर का रखेंगे, कौन सा प्रश्न शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, ये चीज़ें आप पहले क्या करेंगे? उद्देश्यों के निर्धारण के बाद निर्धारित करेंगे। यानी कि आपने प्रश्नों की रचना करी, आपने एक प्रश्न बनाया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? जो भी आपने प्रश्न बनाया है उनको आप लागू कर देते हो। जैसे कि मान लो मुझे आपका अचीवमेंट टेस्ट मुझे बनाना है, तो मैं पहले उद्देश्य देखूंगी कि मेरा टेस्ट बनाने का पर्पस क्या है। उसके बाद मैं देखूंगी कि मुझे आपका कौन से चैप्टर से क्या लेना है, मुझे क्या चीज़ें ऐड करनी है, कितने शॉर्ट, कितने लॉन्ग क्वेश्चन डालने हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन कितने डालने हैं, आपने ब्लूम पढ़ा होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कितने डालने हैं, वो चीज़ें हम प्रश्न के रचना में करेंगे। उसके बाद तीसरा है लागू करना। प्रश्न, जो भी आपने प्रश्न बनाया उसको आप लागू कर देते हैं। यानी कि बच्चा एग्जाम देने बैठा है, आपने प्रश्नों को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बच्चे वहाँ पे उस प्रश्न को कर रहे हैं, तो आपने प्रश्न को क्या कर दिया? लागू कर दिया।
अब लागू करने के बाद चौथा स्टेप हमारा क्या आता है, प्रश्नों का विश्लेषण करना। अब आपने जो टेस्ट यहाँ पे लागू किया था उसका आप विश्लेषण करेंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे कि बच्चों को कितना आया, कितने बच्चे सक्सेसफुल हुए, कितने नहीं हुए, प्रश्न का लेवल क्या था, क्या बच्चों को ये इजी लगा, क्या बच्चों को हार्ड लगा, बच्चों की कमियां कहाँ आई, बच्चों की कठिनाइयां कहाँ आई। तो जब आप कमियों को, कठिनाइयों को जानते हो तो कब जानोगे, जब आप विश्लेषण करेंगे प्रश्न का। मान लो मैंने एक आपको प्रश्न दिया, मैंने आपका एक पेपर कंडक्ट कराया और मैंने आपको प्रश्न पत्र बना के दे दिया। अब मान लीजिए आप कोई 30 लोग हैं, 30 बच्चे हैं। अब उसमें बच्चों की डिफ़िकल्टी कौन से वाले प्रश्न में आई है, कितने सारे बच्चे कौन सा प्रश्न नहीं कर पाए हैं, इस चीज़ का विश्लेषण मैं चौथे वाले स्टेप में करूँगी। तो जब हम यहाँ पे प्रश्न का विश्लेषण चौथे नंबर पे करते हैं, तो जब हम उनकी कठिनाइयों को पता लगाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अब उपलब्धि परीक्षण के बाद हमारा दूसरा परीक्षण क्या आता है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण कौन सा परीक्षण होता है, ऐसा परीक्षण जहां पे आप समस्या के कारणों का पता लगाने के लिए जिस परीक्षण को करते हो, यानी कि निदान करना, यानी कि निदान करना यानी कि पता लगाना, किसी चीज का पता लगाना। तो आप किसका पता लगाते हैं यहाँ पे, गैप्स का, जो भी लर्निंग गैप्स है, या उसकी कठिनाइयों का पता लगाना, ठीक है। निदान करना मतलब कठिनाइयों का पता लगाना। उपलब्धि परीक्षण तो आप उसकी उपलब्धि मापने के लिए कर रहे थे कि उसको कितना आता है, किस सब्जेक्ट में उसको क्या कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। लेकिन निदानात्मक परीक्षण थोड़ा सा अलग होता है। निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं, किसी समस्या के कारणों को जानते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपको देखता है कि भाई आपको फीवर है, कितना फीवर है। अब वो पहले निदान करता है, वो पहले डायग्नोस करता है कि आपको है क्या, एक्चुअल में आपको बीमारी क्या है, आपको समस्या कहाँ आ रही है। तो जब हम ये देखते हैं कि बच्चों को समस्या कहाँ आ रही है, वो परीक्षण हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है, ठीक है। निदान करने का सिंपल सी बात है कि जहाँ पे हम समस्या के कारणों का पता लगाते हैं वो हमारा निदान करना होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यही आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही बनता है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं। तो याद रखना, निदानात्मक परीक्षण में क्या करते हैं, हम जो भी बच्चों की कठिनाई आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसका आप पता लगा लेते हो। पता लगाना यानी कि कठिनाइयों को, कमज़ोरियों को पहचानना, उसको पता लगाना, उसको डायग्नोस करना, निदान करना, आपका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बेसिकली होता है। और यहाँ पर याद रखना कि निदानात्मक परीक्षण में हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रगति पे ना होकर के हमारा ऑब्जेक्टिव ना कमियों पे ज़्यादा होता है ना। हम यहाँ पे बच्चों के कमियों को पता करते हैं। हम ये पता नहीं करते कि उन्हें कितना आया है, हम ये पता करते हैं कि उन्हें क्या नहीं आ रहा है, उनको कमी कहाँ आ रही है। तो ये है आपका निदानात्मक परीक्षण, ऐसा परीक्षण जहाँ पे आप समस्या के कारणों का पता लगाते हो कि लर्निंग में, अधिगम में छात्रों को कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। तो वो आपका निदानात्मक परीक्षण होता है। अब निदानात्मक परीक्षण के बाद हम करते हैं उपचारात्मक परीक्षण, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडियल का मतलब है कि आप उसको उपचार कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, याद रखना कि जब हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं तो निदानात्मक परीक्षण के बाद ही किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण। यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है, उपचारात्मक परीक्षण की जो सफलता है, वो निर्भर करती है कि आपने डायग्नोस कैसे किया। अगर मैंने आपकी समस्या का पता नहीं लगाया तो हो सकता है कि मैं उपचार भी ना कर पाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, मान लो कि मैं एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि ज़्यादातर बच्चे जो है मैथ्स के जो सवाल थे वो नहीं कर पा रहे थे। मैंने ये देखा कि बच्चे जो है प्लस तो कर ले रहे हैं लेकिन बच्चे माइनस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। तो वहाँ पे मुझे पता चल गया, मैंने एक टेस्ट लिया
कारणों को जानने के लिए कि बच्चों को कमी कहाँ आ रही है, वो टेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, निदान हो जाएगा। अब इस निदान के बाद मैंने जब वो टेस्ट चेक किया तो मैंने ये देखा कि बच्चों को प्लस तो आ रहा है लेकिन बच्चों को माइनस करने में दिक्कत हो रही है। तो अब मैंने निदान कर लिया। इस निदान के बाद अब मैं क्या करूँगी, उपचार करूँगी। हो सकता है मैं उनको रेमेडी दे दूँ। अब रेमेडियल टीचिंग, अगर मैं टीचिंग की बात करूँ तो हम बहुत तरीक़ों से दे सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग में हम कोई ग्रुप वर्क में उसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं, ठीक है। आपने उसको ग्रुप वर्क में लगा दिया, ठीक है। आप उसको व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत ध्यान देकर या इंस्ट्रक्शन दे करके। तीसरा हो सकता है कि पीयर लर्निंग हो सकता है, ठीक है। पीयर लर्निंग में आपने उसको काम दे दिया, आपने उसको बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप उसका एक टेस्ट ले सकते हैं जो कि उस चीज़ को उसको सुलझाए, जो उसकी कमी है उसको दूर करे। तो यानी कि क्या समझ आया कि डायग्नोस में आपने जो पहचाना, जो उसके कारण थे, उसको आप दूर कहाँ पे करते हो, उपचारात्मक शिक्षण में करते हो। अब मुझे अगर पता चल गया है कि बच्चों को स्पेलिंग में गलती आ रही है, मैंने ये डायग्नोस किया कि बच्चों को ना छोटी ई की मात्रा तो आती है, बड़ी ई की मात्रा लगानी उनको नहीं आती है, मान लो मैंने ये डायग्नोस किया, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं उनको कोई प्लेवे मेथड से सिखा सकती हूँ, मैं उनको ग्रुप वर्क से सिखा सकती हूँ, मैं उनको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, मैं उनको पीयर लर्निंग दे सकती हूँ। मैं किसी भी तरह से उनकी उस समस्या को दूर करूँगी। तो जब हम समस्या के कारणों को पहचान कर रहे हैं तो वो निदान है, और अगर हम उन कारणों को दूर कर रहे हैं, अपने तरीके से हम कुछ वहाँ पे कदम उठा रहे हैं, कुछ स्टेप उठा रहे हैं, तो वो हमारा रेमेडियल टीचिंग होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि रेमेडियल टीचिंग का काम क्या होता है। रेमेडियल टीचिंग का काम होता है समस्या के कारणों को दूर करना, और निदानात्मक जो आपका एक तरह से परीक्षण है उसका काम होता है समस्या के कारणों को पहचान करना। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। जब हम आकलन करते हैं, लगातार करते हैं, तो ये आकलन की ही प्रक्रियाएं हैं। आकलन जब हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं, जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या हम जब निर्माणात्मक आकलन करते हैं, तो ये जो दोनों परीक्षण हैं ये हमारे आते हैं। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला देखते हैं, यहाँ पे ये वाली चीज़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा आता है हमारा निर्माण के आधार पर परीक्षणों के कितने प्रकार होते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि उपलब्धि परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं। पेपर में रीट में आ चुका है कि उपलब्धि परीक्षण को कितने प्रकार से हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है उसको हम 2 प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं। 2 प्रकार के उपलब्धि परीक्षण पाए जाते हैं नॉर्मली। पहला है हमारा टीचर मेड, जिसे हम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड या अप्रमापीकृत परीक्षण भी कहते हैं, और दूसरा आता है हमारा मानकीकृत। 2 प्रकार के टेस्ट कौन से हैं, मानकीकृत पहला, और दूसरा अमानकीकृत, जिसे हम टीचर मेड या टीचर या अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। तो 2 प्रकार के परीक्षण याद रखना है, उपलब्धि परीक्षण होते हैं। अब इनको समझ लो थोड़ा सा, ये क्या होता है। सबसे पहले आता है हमारा टीचर मेड। ये जो उपलब्धि परीक्षण है, ये पहला होता है हमारा अध्यापक निर्मित। अध्यापक निर्मित मतलब जैसे कि नाम से लग रहा है, जिसे अध्यापक बनाता है, जिसे अध्यापक अपने तरीके से बनाता है। जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने क्लास के अकॉर्डिंग टेस्ट बना लूँगी, अपनी क्लास की एज, क्लास में बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार मैं अपने तरीके से, अपने मानकों के अनुसार, अपने तरीके से जब एक टेस्ट को बनाऊंगी, वो मेरा टीचर मेड होता है। समझ गए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। टीचर मेड मतलब जो अध्यापक अपने लेवल पे, एक विद्यालय का अध्यापक अपने लेवल पे अपनी कक्षा का बना रहा है, वह अध्यापककृत परीक्षण हो जाएगा। और मानकीकृत क्या होता है, ये थोड़ा अलग होते हैं। इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जो कोई एक एजेंसी बना रही है, कोई पर्टिकुलर एजेंसी जब एक टेस्ट को बनाती है, वो उसका स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। दोनों ही टेस्ट हमारे उपलब्धि परीक्षण में आते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो टीचर मेड होता है वो एक अध्यापक बना रहा है, और जो मानकीकृत परीक्षण है वो एक एजेंसी बना रही है। मान लो जैसे CBSE बोर्ड बना रहा है ना, कोई बोर्ड जब जिस तरह की पेपर्स को कंडक्ट करता है, वो क्या होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अगर क्वालिटी की बात करूं तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनके अंदर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि इनके अंदर वैधता,
विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं वो एक नॉर्म्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हो, है ना, तो ज़्यादातर हमारे जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। याद रखना, ज़्यादातर टेस्ट क्या होते हैं स्टैंडर्डाइज में, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जो टीचर मेड होता है, जो आप सभी ने देखा होगा, टीचर अपने क्लास के बच्चों का बना रहा है, वो अध्यापककृत परीक्षण है। तो उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के हुआ, अध्यापककृत, अध्यापक निर्मित परीक्षण, और दूसरा हमारा मानकीकृत परीक्षण। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और डिस्कस करूंगी मैं इसको। ठीक है, सबसे पहले टीचर मेड में भी 3 टाइप के टेस्ट पाए जाते हैं। याद रखना, टीचर मेड टेस्ट कितने प्रकार से टीचर ले सकता है, 3 प्रकार से ले सकता है मेनली। सबसे पहले ओरल होता है, मौखिक मतलब ओरली वो टेस्ट ले रहा है। तो पहले जो है जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन की बात करते हैं तो पहले ओरल ही लिया जाता था, उसके बाद से धीरे धीरे आपका रिटन आया। ठीक है, अब तो खैर प्रैक्टिकल भी आ चुका है। तो टीचर कैसे ले सकता है, ओरल ले सकता है, मौखिक रूप से बच्चों का टेस्ट ले सकता है, उपलब्धि परीक्षण ले सकता है। दूसरा होता है रिटन। अब देखो रिटन में भी कुछ टाइप होते हैं प्रश्नों के। रिटन में हमारे 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। पहला होता है ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा होता है एस्से टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न और एस्से टाइप प्रश्न, 2 प्रकार के प्रश्न हमारे रिटर्न में आते हैं। इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे एमसीक्यूज, फिलअप वाले प्रश्न आ सकते हैं। आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य पूर्ति, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आ सकता है। इसके अलावा आपका 1 वर्ड या आपका यस और नो में यस, ट्रू फॉल्स टाइप के प्रश्न, आपके जितने भी ये प्रश्न हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कौन से प्रश्न होते हैं, आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, फिलअप वाले आ सकते हैं, आपके वाक्यों को कंप्लीट करने वाले प्रश्न आ सकते हैं, आपके 1 वर्ड एंड यस और नो वाले प्रश्न जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ऐसे टाइप टेस्ट में क्या आते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट में आपका क्या हो सकता है, शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग टाइप के, वेरी शॉर्ट। ये जो टेस्ट होते हैं ये एस्से टाइप होते हैं, है ना। एस्से टाइप में आपका रिटन ज़्यादा होता है, मतलब रिटन में 2 टाइप है, ऑब्जेक्टिव एंड एस्से टाइप। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो आपके बिल्कुल कैसे होते हैं, जिसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना होता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है बच्चे की रीडिंग को बताता है, और जो एस्से टाइप टेस्ट होता है वो बच्चे की राइटिंग को, बच्चे की लेखन को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग एंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीडिंग एंड रिमेंबरिंग, मतलब बच्चा चिंतन कर रहा है, थिंकिंग आ जाएगा, और यहाँ पे आपका राइटिंग एंड थिंकिंग दोनों आएगा। तो ये जो टेस्ट है टीचर किसी भी तरह से ले सकता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से ले सकता है या वो एस्से टाइप तरीके से ले सकता है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा बेटर माने जाते हैं एस्से टाइप के अकॉर्डिंग। एस्से टाइप को अगर मैं बोलूँ तो एस्से टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट जो प्रश्न होते हैं, उसमें बच्चे जो हैं बच्चों को राइटिंग करने का मौका मिलता है, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलता है, लेकिन कई बार इसमें बायसनेस पाई जाती है, कई बार इसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे एस्से टाइप में बहुत कम मिलती है। ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी जो गुण है परीक्षण के वो ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर जो सिलेबस है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप में कवर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन एस्से टाइप टेस्ट बनाने में समय ज़्यादा नहीं लगता है। यहाँ पे क्या है कि टीचर का मेहनत भी बचता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाने में मेहनत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये कुछ दोनों के डिफरेंस थे। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है बड़े लेवल पे, क्योंकि जैसे आप देखते हो ना, आप सीटेट का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम, यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, वो सारे टेस्ट कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर करिकुलम का सिलेबस हमारा कवर हो जाता है, और यहाँ पे बायसनेस की संभावना ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कम होती है। टीचर बायसनेस नहीं कर पाता, चीटिंग भी हम काफ़ी हद तक नहीं कर सकते, और जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत वैलिड होते हैं। जो रिजल्ट आया वैलिड हुआ, किसी भी प्रकार का इसमें जो है एक तरह से हेरफेर टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे जो है बायसनेस कम होती है ऑब्जेक्टिव में, और वैलिड होता है।
लेकिन जो ऐसे टाइप है वो इतना नहीं होता है। यहाँ पे जो छात्र है वो अपने विचारों को बहुत ज़्यादा व्यक्त कर सकता है ऐसे टाइप टेस्ट में। तो टीचर ये 2 प्रकार से ले सकती है। और तीसरा आता है हमारा प्रैक्टिकल। टीचर प्रैक्टिकल भी ले सकता है एक्टिविटीज़ वगैरह करा के, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, टीचर मेड टेस्ट था, जो टीचर बना रहा है अपने छात्रों के आयु के अनुसार या अपने अकॉर्डिंग से टीचर बना रहा है। दूसरा था हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो हमारे बेसिकली कोई एजेंसी बना रही है, कोई बाहरी एजेंसी बना रही है, बहुत बड़ा एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, संगठन है, वो ऐसे टेस्ट को तैयार करता है। यहाँ पर जो ऐसे टेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा वैलिड, रिलायबल, नॉर्म्स पे आधारित होते हैं, मानकों पे आधारित ऐसे हमारे टेस्ट होते हैं। इसके अंदर हमारे अचीवमेंट टेस्ट आ सकते हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, या हर बोर्ड का एग्ज़ाम आप देख लो जाके, CTET का एग्ज़ाम हो रहा है पूरे भारत में, तो वो एक तरह का क्या मानकीकृत है, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट इसमें आएगा। बुद्धि परीक्षण, जितने भी बुद्धि परीक्षण आपने पढ़े होंगे सारे बुद्धि परीक्षण आपके स्टैंडर्डाइज्ड में आते हैं, क्योंकि ये एक मानकों पे निर्धारित होते हैं। बड़ी जनसंख्या की आबादी पे हम मानकीकृत परीक्षणों को लागू कर सकते हैं। मानकीकृत परीक्षणों को क्या किया जा सकता है, बड़ी जनसंख्या पे लागू किया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा एक ही बार में आप सभी बच्चों को मानक के आधार पर उनका निर्धारण आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एटीट्यूड टेस्ट हम करवाते हैं, हम यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट बच्चों का ले सकते हैं। तो ये सारे जो परीक्षण हैं ये आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट के अंदर आते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन, जहाँ पे हमने उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों को डिस्कस किया, स्टेप्स को डिस्कस किया, हमने यहाँ पे उपचारात्मक, निदानात्मक और उपलब्धि तीनों को डिस्कस किया। सो आई होप कि आपको आज के सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से नई वीडियो के साथ। मैं आपके सामने बहुत जल्दी आऊँगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय सभी को।